नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग युक्ति प्रकाशन का 50,000 प्लस प्रश्नों का जो संग्रह दिया हुआ है, सार संग्रह, उसी में आज हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले पहला वीडियो देख चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल पर विजिट कीजिए और टेलीग्राम पर इसका लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसका PDF भी वहाँ डाल दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, एक काम जरूर करिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं दूसरा वीडियो। पहला प्रश्न है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो यह ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो यह हर्षवर्धन के थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ह्वेनसांग भारत में लगभग 14 साल रहा था, 14 साल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कुंभ मेला जो 12 वर्ष पर लगता है, भारत में 4 जगह लगता है, तो कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह हर्षवर्धन को दिया जाता है। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोक दिया था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोक दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त यानी हरा दिया? तो यह नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कनौज था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की जो राजधानी थानेश्वर थी वह थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। दोस्तों, आप सुने हैं शक संवत, तो शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। विक्रम संवत 58 BC में शुरू हुआ था, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुप्त संवत 319 से 320 AD में यानी ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था, 622 में। इलाही संवत 1583 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। उसी तरह याद रखिएगा कि हर्ष संवत की शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा 606 ईस्वी में किया गया था। सभी बता दिए, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो हर्षवर्धन ह्वेनसांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? जो बाणभट्ट था यह थानेश्वर का निवासी था, थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ कहाँ? तो कनौज और प्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। दोस्तों, इसमें क्या करता है कि इसे 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से एक अलग दे देता है, पूछता है कि इसमें कौन हर्षवर्धन की कृति नहीं है? तो नहीं में आपका जो चौथा रहता है, याद रखिएगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका थी, और बाद बाकी जो रहेगा वह हर्षवर्धन की कृति या नाटककार नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन के द्वारा पराजित किया गया था, गुर्जरों को हर्षवर्धन के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का प्रमुख कारण या मुख्य कारण क्या है? तो CU की रचना,
सीयू की एक किताब है, उसकी रचना ह्वेन सांग के द्वारा किया गया था, जिसमें उसने भारत में भ्रमण किया था उसके बारे में और नालंदा विश्वविद्यालय इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी उसमें मिलता है, इसलिए ह्वेन सांग को याद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्वेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो यह हर्षवर्धन को कहा है। ह्वेन सांग शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश के ह्रास यानी खत्म हो जाने के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो यह हर्षवर्धन ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? समकालीन का मतलब होता है कि समान काल में अलग अलग जगहों पर शासन करना। तो बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो यह शशांक था। शशांक शैव धर्म को मानता था और बोधि वृक्ष को यही शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो यह हर्षवर्धन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है, यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का जो वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष 634 ईस्वी है। ज्ञान के लिए देख लेते हैं कि शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो ईस्वी सन 556 प्लस 78 यानी 634 होगा। तो याद हो गया कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हो तो इसका तुल्य क्या होगा? तो 556 जो दिया रहेगा ना शक संवत में, तो उसमें 78 जोड़ देंगे तो 634 हो जाएगा। ठीक है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो हर्ष के समय की सूचनाएं जो है वह कलहन की पुस्तक में निहित है और कलहन राजतरंगिणी पुस्तक लिखा है। राजतरंगिणी पुस्तक जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में मालूम चलता है और उनके पुस्तक में कश्मीर में जो शुरू से एक से मतलब लगातार जो 5 शासक जो किए होंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, ट्रांसफर कर लिया? तो यह कनौज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो यह प्रयाग में किया था, प्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रमण को किसने रोक दिया? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैसेय शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कैसेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है, रेशम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? चीनी लेखक भारत का उल्लेख इनयुतु के नाम से करते थे, इनतु के नाम से करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था और मुसलमान में कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो गुप्तोत्तर युग में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनौज था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? तो यह जोशी मठ में है, द्वारका में है, पुरी में है और श्रृंगेरी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत विविध देखते हैं कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा तो मेगास्थनीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट पटना से पाटलिपुत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे तो बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां यानी कब्र महापाषाण संस्कृति से हमें मालूम चलता है। और किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यह पंचतंत्र है और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। और विश्व में बाइबिल के बाद पंचतंत्र ही एक ऐसा पुस्तक है, ग्रंथ है जिसको दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा बार पढ़ा जाता है। पहला बाइबिल, दूसरा पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या किया जाता है, क्या है? तो सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी, नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की
पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो यह हेरोडोटस से। इतिहास के पिता हेरोडोटस को हिस्टोरिका पुस्तक यही लिखे हुए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच था, किसके बीच स्थित है? तो यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। यही ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो यह चार्ल्स विल्किंस था, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो यह शिकार करना था, शिकार करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसको चालकोलिथिक एज यानी युग कहा गया है? तो यह ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं, भास। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था? तो तर्क शास्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो यह है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य को माना जाता है, जो बार बार यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो यह अरिकमेडु से प्राप्त होती है, अरिकमेडु से। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, चावल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसी से मालूम चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द प्रिलिप्स ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो यह अरिकमेडु को था, अरिकमेडु को। प्रश्न है कि ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक भवभूति थे, भवभूति। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? तो आबू यानी माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वह संगमरमर से बना हुआ है और यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो यह शैव धर्म के लिए। और एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूट वंश के शासकों को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और किस मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। उत्तर भारत, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो यह ब्राह्मणों को रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो यह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से मालूम चलता है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह तोमरों के द्वारा किया गया था। दिल्ली की स्थापना तोमरों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो यह राणा कुंभा के द्वारा 1448 में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला जो शासक था, या कोई भी हो जाए शासक कह दे या कहीं का,
तो अरबों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। और लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में उड़ीसा में है कि नींव डाली थी? तो यह आयाती केसरी के द्वारा डाली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यह भीमदेव प्रथम था। और हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो यह बी ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो यह हरिकेली नाटक में है, ठीक है। और रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो उसके पति का नाम राणा रतन सिंह था, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला केंद्र शिक्षा के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है, यानी धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी यानी मुंगेर थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन था। नेक्स्ट प्रश्न है किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह कंदरिया महादेव मंदिर में है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने एक नया सम्वत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह लक्ष्मण सेन को है, लक्ष्मण सेन बंगाल शासक थे। और गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह लक्ष्मण सेन की ही सभा को। और किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह नागर शैली में है। और उत्तर भारत में ज़्यादातर मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह नागर शैली में ही हुआ है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में हुआ है। और भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम। और जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर या उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजयपाल संस्थापक थे? तो अजयपाल या अजमेर के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो यह भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय। और किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो यह धंग देव के द्वारा करवाया गया था। और वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो यह है त्रैकुटक संवत, त्रैकुटक संवत। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध भी जान लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें चौहान तृतीय जीत गए थे और गौरी हार गया था। फिर दूसरा युद्ध जो हुआ उस तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो यह जयचंद्र के थे, जयचंद्र के। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर या भुवनेश्वर शहर में स्थित है, उड़ीसा में। और किस पाल शासक को गुजराती कवि शोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है? तो शोढल ने उत्तरापथ स्वामीन धर्मपाल को कहा है, धर्मपाल को। और 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो यह पाल साम्राज्य को, पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। और सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो यह सामंत सेन था, सामंत सेन। और किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो यह अल मसूदी ने, अल मसूदी ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवारा में मिलता है, दिलवारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कायस्थों का एक जाति के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थ एक जाति के रूप में ओसनम स्मृति में मिलता है, ओसनम स्मृति में। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह मालखंड या मानखेत था। और मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। और भारत में सूर्य मंदिर 4 राज्यों में है,
एक गुजरात का मोढेरा हो जाएगा, एक उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो जाएगा, ठीक है, एक बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के देव मंदिर हो जाएगा, एक जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर है, ठीक है, याद रखिएगा 4 राज्यों में है। और ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो यह उत्तर बंगाल में। और जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो जोजाक भुक्ति यह बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम था, जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पौत्र यानी पोता जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महोदया किसका पुराना नाम है, तो महोदया पुराना नाम है कनौज राजा भोज का महोदया, और महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था, राजशेखर, तो यह महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से। और महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो यह कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। चलिए, पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी के राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है, तो यह पुलकेशिन प्रथम को है। और किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोक दिया, तो यह पुलकेशिन द्वितीय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की, तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम मामल के द्वारा किया गया था। और किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया, तो यह विक्रमादित्य प्रथम को कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो यह राजेंद्र प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया। और किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यह पुलकेशिन द्वितीय था। और कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था, तो यह तंजौर था, तंजौर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग था, दंतीदुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों के द्वारा किया गया था। और पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान, पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का जो स्थान है वह महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम। और होयसल की राजधानी का नाम क्या था, तो होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है, तो यह पल्लवों की। और यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी, देवगिरी। भीलम पंचम यादव वंश के संस्थापक थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो यह शैव धर्म ने किया था, शैव धर्म को। और प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सुरक्षिता स्थापित की, तो राजा प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो यह चोल वंश के शासकों के पास। और भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है, तो यह चिदम्बरम में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, तो यह तैलप द्वितीय के द्वारा। और प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान सुसंगठित स्थानीय स्वशासन था। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। और किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की, तो यह अमोघ वर्ष ने किया था, अमोघ वर्ष। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो यह राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश। और द्रविड़ स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ, तो यह पल्लव राजवंश के समय में।
और चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो यह विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया था, चालुक्य विक्रम संवत। और चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का जो शासक था कौन था? तो महिपाल प्रथम था, महिपाल फर्स्ट। और वह राजा चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो यह था कोलुतुंग फर्स्ट। और चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह विजयालय था। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय ही था और चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। और महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? भारत वेनवा नाम से? तो यह पेरुन देवनार के द्वारा किया था, पेरुन देवनार के द्वारा किया गया। और पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत थी। और चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, तो चोल काल में सोने के सिक्के को कुलुंज कहते थे, कुलुंजू। और एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी 800 ईस्वी में बनाया गया था। और 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो यह एलिफेंटा की गुफा में है, एलिफेंटा की गुफा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो होयसल स्मारक हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो यह वेंगी के चालुक्यों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य से प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी आकार की है? तो जो उसका जो आकार है वह चतुर्भुज है। और 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो यह कर्नाटक राज्य में मिले हैं, कर्नाटक राज्य में। और दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध जो हुआ था, तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल हिंदू, बौद्ध और जैन से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता था, स्थानीय स्वशासन। और चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यह कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। और चोल युग प्रसिद्ध था तो ग्रामीण सभाओं के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह को माना जाता है। और तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो बाबरनामा में बताया गया है, बाबरनामा में। और नेक्स्ट प्रश्न है बाबरनामा भी जान लेते हैं कि बाबरनामा के लेखक बाबर ही था और बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? दक्कन का नीरो तो यह हुमायूं शाह को कहा जाता है, हुमायूं शाह को कहा जाता है। ये रोम का नीरो था, रोम जल रहा था, नीरो देख रहा था, इसीलिए कहा जाता है कि ये भी बादशाह, इससे तुलना किया गया है कि किस बादशाह को दक्कन अगर जल रहा होगा, कुछ नहीं किया होगा, इसलिए इसको दक्कन का नीरो हुमायूं शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो यह ग्रामीण से जुड़ी थी, ग्रामीण। और चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो चांद बीबी जो थी वह हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो चांद बीबी का विवाह अली आदिल शाह के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो यह नसरुद्दीन शाह के द्वारा बनवाया गया था। और सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच में हुए युद्ध को कहा जाता है?
तो सोनार। चलिए अब देखते हैं मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल जो 1206 से लेकर 1526 तक रहा था। आज टोटल देखते हैं सल्तनत काल मध्यकालीन इतिहास टोटल देख लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था क्या था। तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। और मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण की रचना की थी। तो किताब उल हिंद की। पूछेगा कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में आया था, किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के समय। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी कर दिया था। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम बार आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो यह जाटों के विरुद्ध में था। और मोहम्मद गजनी किस वंश से था, तो यह यामनी वंश से था, यामनी वंश याद रखिएगा, यामनी वंश। और मोहम्मद गौरी पूछे तो वह संसौनी वंश से था, संसौनी वंश से। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया, तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध में किया था। और मोहम्मद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, तो यह लाहौर बन गया था, लाहौर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है। तो यह इब्न बतूता ने किया है, इब्न बतूता। और भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको खान बोला जाता था, खान। और भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया, तो यह इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था, तो यह गयासुद्दीन तुगलक था। और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया, तो यह कल्लर के द्वारा किया गया था, कल्लर के द्वारा। और वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है, तो यह बहलोल लोदी का है, बहलोल लोदी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो यह मोहम्मद गजनी के समय में, मोहम्मद गजनी के समय में। और किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और सन 1329 से 30 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित किया, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, MBT के द्वारा। और दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को ही। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अंतिम शासक, तो यह इब्राहिम लोदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनाम भूमि को किसे दिया जाता था, तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो अफ्रीका महादेश के एक देश है मोरक्को से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, कौन थी, तो यह रजिया सुल्तान हो जाएगा, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था,
तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला जो शासक था वह महमूद गजनवी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाई दरवाजा किसका प्रमुख द्वार है? तो यह कुतुब मीनार का है, कुतुब मीनार का। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शासक दास वंश या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया था, 1333 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? खलीफा, तो यह मुबारक शाह खिलजी ने किया था, मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है, किताब उल हिंद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहिंद का युद्ध जो 1008 से 9 किसके बीच लड़ा गया? तो यह महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया, आनंद पाल के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? तो यह खिज्र खां सैयद था, खिज्र खां सैयद। नेक्स्ट है कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के उपनाम से सिकंदर लोदी जो था वह कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो यह था सोलंकी शासक भीम द्वितीय, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी संस बनी वंश का था, संस बनी वंश का। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उन्होंने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। और यह बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार एसएससी और बीपीएससी का यह बहुत ही यूँ कहीं तो फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाता था। और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह सैयद वंश का हुआ था, सैयद वंश का। और किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। और किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, रोजगार भत्ता दिया? तो यह फिरोज शाह तुगलक दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उपाय किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तो तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो यह जफर खां की मृत्यु हो गई थी, जफर खां की मृत्यु हो गई थी। और तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती यानी रक्तिका, जो संस्कृत भाषा में यह इसको रक्तिका कहा जाता था, रत्ती ऐसे हो जाएगा इसका सही उत्तर। और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो यह इब्न बतूता ने दिया था। और तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, निधन पर।
और दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण माना जाता है? तो यह हुमायूं का मकबरा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह कौन था? तो यह फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो यह सितार है। और नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। इनको भारत का तोता भी कहा जाता है। सितार तबला का जनक माना जाता है, खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इनका जन्म 1253 ईस्वी पटियाली एटा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोलों आक्रमण का भय। और तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको सर्वप्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। और सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो क्रमशः चांदी और तांबा के बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। और अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो यह खड़ी बोली की विकास में। और तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। और भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में पोलो को पहले पुलू के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत भारत में मणिपुर राज्य से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो यह था मोहम्मद गजनवी। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम? नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाबित क्या थे? तो यह एक राज कानून था, जवाबित राज कानून था। और किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक राजवंश का। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप चंगेज खां कहता था। चंगेज खां भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती दोआब, वह इल्तुतमिश समझा था। और दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को फवाजिल कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन फंसता है कि अगर संभवतः प्रथम अगर नहर का निर्माण बोले तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, लेकिन नहरों का जाल कह दे तो फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों ये बात यहाँ याद रखिएगा। और चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह इल्तुतमिश के समय में बोले थे 1221 ईस्वी में, 1221। और अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया, तोता ये हिंद की। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई? तो यह गियासुद्दीन तुगलक की। और नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था। और लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी हुआ, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट प्रश्न है किसने भूमि नापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो यह सिकंदर लोधी ने किया था, सिकंदर लोधी ने। और किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो यह मोहम्मद गौरी के। और रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो यानी सत्ता से हटाने में तो तुर्कों का।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी है? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो यह फिरोज शाह तुगलक लगा दिया। और ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? तो पुत्री रजिया का। नेक्स्ट प्रश्न है कि नासरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो यह था मिनहाजुद्दीन सिराज था, मिनहाजुद्दीन सिराज। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। और जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि देवगिरी विजय था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन के शासन में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? तो यह मुस्तखज था, मुस्तखज राज। और वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो यह कन्हैया ने किया था, कन्हैया। और बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान मुबारक खां था, मुबारक खां। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था नासरुद्दीन खुसरो शाह, नासरुद्दीन खुसरो शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नासरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया था। और दिल्ली का प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था, दिल्ली का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। और इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, लाहौर में। और महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में किया था, 1014 ईस्वी में। और मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता दिल्ली वाला सिक्का, दिल्ली वाला सिक्का कहा जाता था। और सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो पैतृक था, पैतृक। और सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो यह अमीरों के अधीन होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता के नाम से जाना जाता था। और सल्तनतकाली शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि को इबलाक कहा जाता था, इबलाक। और धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो धर्मोपदेश के लिए तजकीर शब्द का प्रयोग होता था। और शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय फतवा कहलाता था, फतवा। और प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो यह वली था, वली। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो यह कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो यह पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगालियों के साथ। और विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी, गुलबर्गा। और विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हम्पी कर्नाटक में। और विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो यह कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी में के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो यह कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय। और हरिहर एवं बुका ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम माधव विद्यारण्य संत था। और कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो गलीचा निर्माण के लिए कालीकट था, कालीकट प्रसिद्ध था। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, मदुरई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में 1336 ईस्वी में हुआ था। और कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के तुलु वंश के। और चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में है, तेलंगाना में।
और हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो प्रौढ़ देवराय द्वितीय को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना गया? तो हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अठवन का क्या मतलब है? अठवन का मतलब भू राजस्व विभाग से था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुका का। और चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो यह बेलाड़ी में है, बेलाड़ी में। और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? तो यह 8 तेलुगु कवि था, 8 तेलुगु कवि। और सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। और कलहन की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो जौन राज एवं श्रीवर के द्वारा बढ़ाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो यह गंगा देवी थी, गंगा देवी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू के द्वारा 1347 में किया गया था। और वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किसके काल में सक्रिय थे? तो यह विजयनगर राज्य काल में प्रसिद्ध थे सायन। और 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो यह तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगरी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह जैनुल आबिदीन है, जैनुल आबिदीन। और कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद काव्य की रचना किस भाषा में किया? तो तमिल भाषा में। और जामवंती कल्याणम भी रचना किए थे तो वो संस्कृत भाषा में किए थे। और कृष्णदेव राय का राज्य कवि पेधाना था, पेधना। और विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है, कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गवाह ने पहुंचाया था। और टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो यह महमूद गवाह को माना जाता है या कहा जाता है। और जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था, वेंकट द्वितीय। और मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को कहकर पुकारती थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? तो हजारा स्वामी मंदिर। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो मदुरई के नायकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो यह नुसरत शाह के द्वारा करवाया गया था, महाभारत का बंगला में अनुवाद बांग्ला भाषा में। और अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में है। और प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये भी हम्पी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसको सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? तो मुहम्मद शाह प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो यह न्यायांकर व्यवस्था थी, न्यायांकर व्यवस्था। और हरिहर किसका पुत्र था? तो संगम का था, संगम का पुत्र था। बुका किसका भाई था? तो हरिहर का। और ये भी संगम का पुत्र था, दो भाई थे हरिहर और बुका। बुका ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बुका जो था वह उपाधि धारण किया था वेद मार्ग प्रतिस्थापक की। और पांडुरंग महात्म्य की रचना
किसने की थी? तो तेनाली राम कृष्ण के द्वारा पांडुरंग महात्म्य की रचना की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है, तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब देखते हैं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, जिसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। और कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था, मगहर वाराणसी में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार नयनार संतों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो इनको वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजक, शबद और रामायणी, यहाँ बीजक दिया हुआ है, याद रखिएगा, शबद और रामायणी और बीजक तीनों कबीर की रचनाएं हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था और यह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो यह शंकराचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। और भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो यह शंकरदेव ने किया था, शंकरदेव ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या मुख्य सामान्यता है, साम्यता? तो संसार दुखपूर्ण है, यही था। और ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया, मिथ्या का मतलब होता है या किसकी कथन है या किसकी उक्ति है? तो शंकराचार्य की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो यह रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो यह निम्बाका आचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो यह रामानंद थे। और रैदास किसके शिष्य थे? तो यह रामानंद के थे, रामानंद के थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो यह गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो तलवंडी ननकाना साहिब में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया या नवद्वीप था? नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु शंकरदेव थे। और भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन थी? तो भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं निर्गुण तथा सगुण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कबीर और नानक हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलुक दास ने किसका घोर विरोध किया? तो मलुक दास ने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरों को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है, या किसने कहा था? तो यह नामदेव ने कहा था। और ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो यह एकनाथ ने पिला दिया था, एकनाथ ने। और गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो यह अद्वैतवाद के। और रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के। और रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो रामानंद ने
एकस्वरवाद पर ज़्यादा जोर दिया था। चलिए अब देखते हैं सूफी आंदोलन। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो यह था मोइनुद्दीन चिश्ती। और भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो यह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो यह इस्लाम से संबंधित है। और इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो यह नक्शबंदी था, नक्शबंदी। और दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर के किया था, सिर-ए-अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो यह चिश्ती सिलसिले को। और दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो दारा सिकों ने कादरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। से शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। और किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो यह फिरदौसी का था। और सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है की विशेषता कश्मीरी की है। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। और किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो यह ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य अभिव्यक्तिगत के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। और दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरों की पहली कविता के सूफी रचयिता सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को माना जाता है। और अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह शेख सलीम चिश्ती थे। और चिराग ए दहलवी किसे कहा जाता है? तो शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। और सूफियों के कामकाज का केंद्र खानकाह कहलाता था, खानकाहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो एकांतवाद और पवित्र जीवन। और हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो महबूब इलाही के नाम से। और फना शब्द का प्रयोग ईश्वर प्रेम में अंतर्गमन होने के लिए किया गया है। संप्रदाय और उनके संस्थापक, एक तरफ संप्रदाय है एक तरफ संस्थापक है। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक शेख बदरुद्दीन को माना जाता है। सतारी संप्रदाय शाह अब्दुल सतारी को माना जाता है। कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को माना जाता है। और नक्शवेदी संप्रदाय ख्वाजा बाकी बिल्लाह को माना जाता है। और महादवी संप्रदाय सैयद मोहम्मद महदवी को माना जाता है। रोशनिया संप्रदाय मियाँ बयाजिद अंसारी को माना जाता है। कलंदरी संप्रदाय नजीमुद्दीन कलंदर को माना जाता है। और मदारी संप्रदाय के संस्थापक शाह मदार को माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो यह निजामुद्दीन औलिया था।